नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। पाकिस्तान में जब एक न्यूज रिपोर्टर पाकिस्तानी छात्रा से पूछता है कि अफगानिस्तान में तालिबान पर आप क्या कहेगी, तो वो छात्रा जवाब देती है कि तालिबान अच्छा है। फिर पत्रकार उससे पूछता है क्या आप चाहेगी कि पाकिस्तान में भी तालिबानी शासन हो, तब छात्रा का जवाब होता है नहीं नहीं, हमें पाकिस्तान में तालिबान नहीं चाहिए। I'm with Taliban. You're with the Taliban? Yes, yeah. What if the Taliban were in the government here? No. No, I don't you don't want want that. that? I don't want that. You don't want that? No, I don't want But that. it's okay. पाकिस्तान को छोड़ भी दे और ईमानदारी से स्वीकार करे भी तो तालिबान की विचारधारा पर हर एक मुस्लिम महिला का यही सोचना है जो पाकिस्तान की इस छात्रा का सोचना है। मसलन तालिबान अपने घर में नहीं चाहिए, दूसरे के घर में चाहिए। लेकिन अब इस सोच को भारत में भी थोपा जा रहा है। भले ही थोपने वालों के पास अभी हथियार ना हो, लेकिन इसे सांस्कृतिक जामा पहनाकर मजहब का हवाला देकर उतारा तो जा रहा है। अभी हाल ही में हमने खबर पड़ी कि बिहार के भागलपुर के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली मुस्लिम समुदाय की छात्राओं ने हॉस्टल अधीक्षक द्वारा कैंपस में अंदर बुर्के पहनने का फतवा दिए जाने के बाद जमकर हंगामा किया। छात्राओं ने छात्रावास के गेट पर पथराव किया। बताया जा रहा है कि छात्राओं ने यह आरोप तक लगाया कि अधीक्षक छात्रावास में तालिबान वाला शरिया कानून लागू करने की कोशिश कर रही है। हम परिसर के अंदर पैंट और टी शर्ट पहनती है, जब भी वो जींस में किसी छात्रा को देखती है, किसी स्कूटी रखने वाली छात्राओं को डांटती फटकारती है तो शोर मचा देती है। अब ये स्कूटी और जींस दोनों का ही माजरा समझ से परे है, क्योंकि जब 2015 में ईरान में भूकंप आया तो एक वरिष्ठ ईरानी मौलवी ने ये तक कहा था कि जो महिलाएं जींस पहनती है, स्कूटी लेकर चलती है, वे ही भूकंप की जिम्मेदार है। यानी भूकंप का कारण जींस की पैंट और स्कूटी था। इस भाषण को सुनकर डिजास्टर मैनेजमेंट आज तक कोमा में है, क्योंकि जब तक स्कूटी और जींस मार्केट में नहीं आई थी तब उसका जिम्मेदार कौन हुआ करता था। पर यहाँ सवाल भूकंप का नहीं है, बुर्के और हिजाब का है, क्योंकि बुर्का हिजाब तालिबानी सोच का जो प्रतीक बन गया है, आज बिहार के भागलपुर में उसे दोहराया जा रहा है। ऐसा ही विरोध कुछ समय पहले ईरान में हुआ था। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक ईरान की मोलारिटी पुलिस ने साल भर में करीब 36 लाख महिलाओं को धमकाया, फाइन किया और फिर उन्हें गिरफ्तार किया। अमेरिका में रह रही ईरानी एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट मसीह आलिनाजाद ने इस प्रथा को बदलने के लिए ईरान की सड़कों पर सार्वजनिक रूप से हिजाब को डंडे में बांधकर एक कैंपेन चलाया था। देखते ही देखते ईरान की महिलाओं ने बुर्का उतार फेंका और ये एक बड़ा आंदोलन ईरान के अंदर बन गया था। इसके बाद सोशल साइट पर मौजूद पेज पर महिलाओं ने एक से बढ़कर एक फोटोज पोस्ट किए और कई फोटोज वीडियोज शरीयत कानून की खुलकर धज्जियां उड़ाते नजर आए। जैसा कि एक महिला खुले बालों में अपनी फोटो उस दीवार के पास खड़ी होकर खिंचाती है जहां लिखा हुआ है कि महिलाओं को किस तरह हिजाब पहनना चाहिए। ऐसे में सवाल बन जाता है कि बुर्का हिजाब जरूरी है। असल में देखा जाए तो ईरान के अंदर 1970 के दशक तक बुर्के या हिजाब का कोई प्रचलन नहीं था और न वहाँ कोई कानून था, जबकि ईरान के अंदर इस्लाम 7वीं सदी में आ चुका था। 70 के दशक तक न अफगानिस्तान में बुर्के की कोई भूमिका थी और न इसकी कोई ज़रूरत थी। भारत में भी इस्लाम तो आ गया था, पर बुर्का कोई ज़रूरी चीज़ नहीं था। लेकिन 70 के दशक के बाद ईरान हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या भारत हो, समूचे दक्षिण एशिया में मिंबरों से फतवे जारी होने लगे और देखते ही देखते मुस्लिम समाज की महिलाओं की स्वतंत्रता को बुर्के में कैद किया जाने लगा। हालात यहाँ तक पहुँचे कि साल 2016 ईरान के अंदर 9वीं एशियाई एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप होनी थी और भारत की ओर से भारतीय शूटर हिना सिद्धू को इस प्रतियोगिता में भाग लेना था। किंतु ईरान में होने वाली इस चैंपियनशिप में हिजाब पहनने की अनिवार्यता के चलते हिना ने जाने से इनकार कर दिया था कि मैं हिजाब पहनकर नहीं खेल सकती। बुर्के या हिजाब का विरोध केवल ईरान ही नहीं, कई मुस्लिम देशों में पहले भी हो चुका है। पाकिस्तान की बात करें तो अप्रैल 2007 में पाकिस्तान के बड़े शहरों में कराची में अनुमानित 1 लाख लोगों ने इस्लामाबाद की एक शक्तिशाली लाल मस्जिद द्वारा शरीयत कानून का विरोध करते हुए नो कट्टरपंथ, नो हिजाब जैसे नारों की गर्जना की थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पार्टी के नेता अल्ताफ हुसैन और लाखों महिलाएं सड़कों पर उतरी थी और घोषणा की थी कि हम धार्मिक आतंकवाद और धार्मिक कट्टरवाद का कड़ा प्रतिवाद कर रहे हैं। इसके बाद 2007 में ही दूसरा वाकया तब देखने को मिला जब तुर्की के बड़े शहर अंकारा में अनुमानित 3 लाख लोगों ने, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं थी, अपने हाथ में गणतंत्र के संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क के बैनर उठा रखे थे और नारा लगा रहे थे कि हमें राष्ट्रपति के रूप में इमाम को नहीं चाहते, हम शरीयत कानून से स्वतंत्रता चाहते हैं। अंकारा के बाद दूसरा प्रदर्शन तुर्की के ही अंदर इस्तांबुल में हुआ
और दावा किया गया कि इस प्रदर्शन में 7 लाख लोगों ने भाग लिया तथा तुर्की सेक्युलर है और सेक्युलर ही रहेगा और नो हिजाब जैसे नारे लगाए गए। इसके बाद पिछले दिनों ऐसा ही सूडान में देखने को मिला। लंबे संघर्ष और हजारों महिलाओं के बलिदान के बाद अब सूडान की महिलाओं को भी इनसे मुक्ति मिलती दिखी, जब सूडान की सरकार ने शासन से धर्म को अलग करने का फैसला किया। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए कि अब यहाँ लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार होगा कि वो किस धर्म मत का चुनाव करते हैं। कारण सूडान की 99% महिलाएं शरीयत हुकूमत हिजाब बुर्के के खिलाफ हो चली थी। इस पर एक लेखक विचारक तुफैल अहमद ने एक बार लिखा था कि इस्लामिक सुधार के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या मुसलमान युवा पीढ़ी अपने माता पिता और इस्लामिक मौलवियों से विरासत में मिले विचारों का त्याग कर सकती है। सौभाग्य से इतिहास में हमें इसके आशावादी सबक मिलते हैं। युवा पीढ़ी ने इटली और जर्मनी में नाजीवाद और फांसीवाद को लेकर अपने माता पिता की मान्यताओं को त्याग दिया। भारत में भी हिंदू युवाओं ने जाति और सती प्रथा का त्याग किया। ईसाई धर्म और यहूदीवाद ने भी आंतरिक संघर्ष झेले। बाइबिल और टोरा आम लोगों की जिंदगी से पूरी तरह हट गया। चूंकि मध्य पूर्वी देशों में इस्लाम सबसे कम उम्र का है, तो उम्मीद की जा सकती है कि कुरान की भूमिका मस्जिदों तक सीमित होनी चाहिए, न कि उसका हस्तक्षेप सामान्य जीवन में हो। लेकिन क्या ये सब जगह ऐसा है? क्योंकि कुछ समय पहले 2018 में भारत में दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी करके कुछ महिलाओं के सजने संवरने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी फतवे के मुताबिक महिलाओं के बाल कटाने, आईब्रो बनाने, ट्रिमिंग, प्लकिंग, नाखून बढ़ाना, बहुत सारी चीज़ें प्रतिबंधित की थी। ये फतवा मौलाना मुफ्ती अरशद फारूकी ने जारी किया था, जो उस समय दारुल इफ्ता के प्रमुख थे। फतवे में ये कहा गया था कि आईब्रो बनाकर खूबसूरत दिखना इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। फतवे का समर्थन करते हुए दारुल उलूम देवबंद के मौलाना काजमी ने एक तक कहा था कि दारुल उलूम को यह फतवा काफ़ी समय पहले जारी कर देना चाहिए था। ब्यूटी पार्लर जाना अब महिलाओं के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। अगर शांत मन से विचार किया जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान ने आते ही सबसे पहले ब्यूटी पार्लर बंद किए। अब आप इन्हें आतंकी कहिए और इन्हें सेक्युलर, पर दोनों के फतवे में क्या कोई अंतर है? हो सकता है इसी कारण पाकिस्तान की लड़की पाकिस्तान में इस तालिबानी विचारधारा को ना चाहती हो। हालांकि भारत में ये फतवे देते रहते हैं। भारत का एक बड़ा मुस्लिम तबका इनके फतवों को न सुनता, न मानता और न इन पर गौर करता। यानी आज मुस्लिम समाज में सुधारों को आवाज उठाने में मुस्लिम महिलाएं आगे आ रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि से लेकर ईरान, सऊदी अरब, यूरोप, अमेरिका तक सुधारवादी मुसलमानों के बीच निर्भीक स्वर अगर किसी का है तो महिलाओं का ही है। इसीलिए अब तस्लीमा नसरीन को अपवाद के रूप में नहीं लिया जा सकता। उनकी तरह ही अयान हिर्शी अली, वफा सुल्तान, फहमीना दुर्रानी, इसरात मांझी, बसमा बिन सऊद और ईरान की मसीह जैसी इस्लामिक महिलाओं की आवाज़ आज मुखर हो रही है। अब इन्हें अज्ञानी, इस्लाम विरोधी, अमेरिकी एजेंट कहकर झुटला नहीं जा सकता। बसमा तो स्वयं सऊदी राज परिवार की है, वो भी विरोध कर रही है। दुबई की राजकुमारी लतीफ़ा खुद विरोध में खड़ी है और दुबई से भागकर किसी गैर इस्लामिक देश में खुले में सांस लेना चाहती है। इसके अलावा आज भागलपुर की छात्रा विरोध कर रही है, कल कोई और करेगा। यानी आज नहीं तो कल मुस्लिम नेता, उलेमाओं, आलिमों को उन पर गंभीर विचार करना होगा। धमकी या हिंसा के बल पर या परंपराओं के रख रखाव और आस्था का हवाला देकर मुस्लिम महिलाओं को कब तक चुप किया जा सकता है?